स्टार्ट है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल तक देखा हुआ था आर्टिकल 17 यानी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। और हमने कल आपको बोला कि जो अनटचेबिलिटी है, ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का जो प्रोविजन किया गया, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये जो अनटचेबिलिटी है, ये एक तरीके का एक ऐसा प्रैक्टिस है जो सोशल डिस्टेंस को शो करता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ वो नज़दीकी रिश्ते नहीं बनाए रखना चाहती है, उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहती है, उनको टच नहीं करना चाहती है। तो ये एक बड़ा ही इनह्यूमन सा प्रैक्टिस था। इसका जो सबसे गलत एस्पेक्ट था, जो गलत इम्पैक्ट था, जैसा हम लोगों ने बात किया कि पब्लिक लाइफ में, पब्लिक प्लेसेस में भी ऐसे लोगों की एंट्री जो है प्रोहिबिटेड थी। यानी चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो वहाँ पर वेल हो, चाहे वहाँ पोंड हो, रिवर हो, ऐसी जगहों पर भी इन लोगों की एंट्री को वहाँ पर बैन किया गया था। और यही वजह है कि इनके पास अनटचेबल जो ग्रुप थे, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने की नहीं थी। और यही रीजन रहा कि हिस्टोरिकली ये डिप्राइव्ड होते रहे, बैकवर्डनेस इनका बढ़ता रहा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस ग्रुप के बारे में और इस प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पर विचार किया, और उन्होंने कहा कि यह हमारे सोसाइटी के सामने सबसे बड़ा यह स्टिग्मा है, सबसे बड़ा कलंक है। अगर हम अनटचेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं तो इंडिया मॉडर्न सोसाइटी के रूप में अपने को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर हमने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात की। कल हमने बात किया था कि अनटचेबिलिटी वह जो राइट हम यहाँ पर आर्टिकल 17 में दिया गया है, यह अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी दिया गया है। हमने कहा था कि ये एब्सोल्यूट राइट है, यानी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यह निरपेक्ष अधिकार है, इसका कोई अपवाद यहाँ पर नहीं है। यह सेल्फ ऑपरेटिव नहीं है, यानी कि इस अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस होती हैं तो क्या होगा, इसके बारे में आर्टिकल 17 कुछ भी नहीं कहता है। पार्लियामेंट के एक्ट इसके बारे में कहते हैं, और कल हम लोगों ने बात किया था कि पार्लियामेंट ने इसके लिए कानून बनाया भी है। पार्लियामेंट के थ्रू अनटचेबिलिटी जो प्रोविजन एक्ट 1955 था, जिसका नाम 1976 में बदलकर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो ये देखा गया। कल हम लोगों ने जब यह सारी चीजें बात की तो हमने बताया था कि एक और कानून इस संबंध में बना था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कहते हैं, SC/ST एक्ट भी कहते हैं, ये भी बना हुआ था। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर क्या वजह है कि हाल के वर्षों में वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेकर जो है वायलेंस बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, या वहां पर जो है एक कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है अदर कम्युनिटी वर्सेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। तो थोड़ा इसके बारे में भी बहुत ब्रीफ में एक बार हम लोग समझते हैं। अभी यहां पर क्या देखा जा रहा है कि एक तरफ जो है यह देखा जा रहा है, न्यू ट्रेंड्स जो देखे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यह देखा जा रहा है कि असर्शन जो चल रहा है, असर्शन ऑफ SC/ST यानी दलितों का या अनुसूचित जाति जनजाति का उभार, तो असर्शन यहां पर दिखाई दे रहा है वह दलित का या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। यहां पर यह असर्शन किस रूप में दिखाई दे रहा है? असर्शन यानी कि वो अपने को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज जो दिखाई दे रही है यहां पर कि एक तो जो अनुसूचित जातियां या जिसको हम यहां पर दलित विमर्श कहते हैं, तो यहां पर यह देखा जाता है कि वो आइडेंटिटी को अपने एस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
यानी उनकी पहचान जो है वो अपनी पहचान को खोजने की कोशिश करें। इस आइडेंटिटी को डिस्कवर करने में वो हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्ट्री में वो वहां पर ये ढूंढते हैं कि उनसे रिलेटेड कौन से इवेंट रहे हों या उनसे रिलेटेड पर्सनालिटी रही हों, अब उसको इन्हें जो है यहां पर वह शो करना है। तो यहां पर जो है ये देखने को मिलता है कि जो हिस्ट्री के इवेंट्स हुए हो या पर्सनैलिटी यहाँ पर हुई हो, उनको ये लोग सर्च करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक बड़ा मुद्दा आया, भीमा कोरे गांव का मुद्दा, कोरे भीमा गांव का एक मुद्दा आया होगा, आप लोगों ने बीच में सुना होगा। भीमा कोरे गांव का इशू क्या था कि एक महाराष्ट्र में जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से एक ग्रुप जुड़ा है जिसका नाम है महार जाति। डॉक्टर अंबेडकर भी उसी से बिलोंग करते थे। महार जो कम्युनिटी वहां की है, अनुसूचित जाति कम्युनिटी है। वहां पर ब्रिटिश काल में महार जो जाति थी उन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती लिया था और वो ब्रिटिश सेना के हिस्से थे। महाराष्ट्र का जो हिस्सा था भीमा कोरेगांव, यहाँ पर जो मराठे सैनिक थे, इनका ब्रिटिश सैनिक से लड़ाई हुआ और ब्रिटिश सेना का जो पलटन यहाँ पर था वो महार जाति का पलटन था। तो बेसिकली ये मराठा और ब्रिटिश की लड़ाई थी, लेकिन ये मराठा और महार की भी लड़ाई थी। महार यहाँ पर जो है वह मराठा और महार के बीच का कन्फ्लिक्ट देखा जाता था। माना जाता था कि अनुसूचित जाति होने की वजह से ये अपने सप्रेशन, अपने एक्सप्लॉइटेशन से काफी नाराज थे। तो इस लड़ाई में जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई था, इसमें महार जाति को जीत मिलती है। तो यानी महार जाति ने किसको हराया? वहां के डोमिनेंट कास्ट को, यानी मराठों को हराया। अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, इसके 100 साल शायद या 150 साल पूरे होने पर जो महार जातियां वहां की हैं उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, भीमा कोरेगांव की घटना को सेलिब्रेट किया। इन्होंने बताया कि हमने इतिहास में कोई लड़ाई जीती है। अब वहां पर रहने वाले जो मराठा हैं उनका कहना है कि ये तो अंग्रेजों ने लड़ाई जीती थी, ये जो यहां जीत बताई जा रही है अंग्रेजों की देसी सेना पर जीत बताई जा रही है, यह राष्ट्र विरोधी यहां पर जो है सेंटिमेंट है, ये गलत यहां पर प्रवृत्ति है। जबकि महाजातियों का कहना है कि भाई हमने जीता है, अब अंग्रेज वहां पर उन्होंने लीड किया नहीं किया उससे हमें नहीं मतलब है, हमने जमीन पर लड़ाई हमने लड़ी, जिसको पिछड़ा माना जाता था, डिप्राइव्ड माना जाता था, उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने यह विक्ट्री यहां पर हासिल की, अचीव किया। तो यानी वो अपने हिस्टोरिकल इवेंट को रीसेप कर रहे हैं, क्योंकि अनुसूचित जातियों को यह मालूम है कि उनकी हिस्ट्री में उनको कोई प्लेस नहीं दिया गया। इंडिया की हिस्ट्री में उनको जो सही जगह मिलनी चाहिए, हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी, कोई वहां पर जो है राम जी से अपने को कनेक्ट करता है, कोई कृष्ण जी से कनेक्ट करता है, कोई बुद्धा से कनेक्ट करता है, कोई गुप्ता से कनेक्ट करता है, कोई मौर्य से कनेक्ट करता है, कोई अलग अलग रूलर भारत में रहे हैं। हर एक कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन जो है वह किसी न किसी रूलर से अपने आप को कनेक्ट करते हुए दिखाई देती है और वह उनके सेल्फ प्राइड का वजह होता है। लेकिन जब हिस्ट्री में शेड्यूल कास्ट जाते हैं तो इनको वहां पर ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं दिखाई देते। लेकिन आज ये गर्व से बोलेंगे कि संबूक ऋषि के बारे में सुना है या नहीं है। इन्होंने गर्व से ये बोलेंगे कि संत रविदास के बारे में सुना है या नहीं है। ये गर्व से बोलेंगे कि आपने ज्योतिबा फुले के बारे में सुना है या नहीं सुना है, सावित्री फुले के बारे में आपने सुना है या नहीं सुना है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सुना है नहीं सुना है। तो आज ये हिस्टोरिकल जो पर्सनालिटी हैं वो इनको यहां पर वो ढूंढ रहे हैं और स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहां पर शेड्यूल कास्ट अपनी आइडेंटिटी को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपनी हिस्ट्री को री स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं है, यहां पर ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये आज के समय में यह दिखाई देता है तब जब बहुत से प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स, कई इस तरीके के स्मारक और स्थल भी इनके द्वारा खोजे और बनाए जा रहे हैं और ये भी इनकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस भी यहां पर, जैसे आपने सुना होगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है अंबेडकर सर्किट बनाने का। ये अंबेडकर सर्किट जो है ये इनके प्राइड का जो है वजह होगा कि यहां पर लोग जाएंगे और अंबेडकर सर्किट देखेंगे।
या लखनऊ में जो हाथी पार्क बनाए गए हैं वो बेसिकली क्यों बनाए गए, वो भी उसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जहां पर मॉन्यूमेंट और प्लेसेस वह उस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाया गया जिसके लिए आज तक ऐसा पब्लिक प्लेस था ही नहीं। जहां उस कैटेगरी को पब्लिक प्लेसेस में जाने से रोका जाता था, तो एक ऐसा पब्लिक प्लेस बनाया गया है जहां पर हर कम्युनिटी के लोग आ रहे, यानी वो अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। चाहे वो वहां पर हाथी पार्क हो, अंबेडकर पार्क हो, जितने भी वहां के पार्क हैं अगर लखनऊ में आप देखेंगे, ये क्या है, ये सब एक तरीके का वहां पर अपनी हिस्ट्री को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने मॉन्यूमेंट्स, इनके माध्यम से स्टेब्लिश करने का एक तरीका यहां पर देखा जा रहा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां पर इनके थ्रू किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया जा रहा है कि ये अपने ट्रेडिशनल रोल से अब बाहर निकल रहे हैं, यानी ये रेनाउंस कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल रोल को। परंपरागत जो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को रेनाउंस करना, परंपरागत व्यवसाय को त्याग रहे हैं। जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था यहां पर, ये इसको त्यागने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्किनिंग का काम अब ये नहीं करना चाहते, ह्यूमन स्कैवेंजिंग का काम अब ये नहीं करना चाहते हैं। तो यहां पर जो है वह पशुओं की खाल उतारना अब ये नहीं चाहते हैं कि ये यहां पर वो करें, या यहां पर अब यह पशु और मानव अपशिष्टों को का निस्तारण ये अब नहीं चाहते हैं। तो यहां पर जो एनिमल और ह्यूमन वेस्टेज थे उनका भी जो सेटलमेंट इनके थ्रू किया जाता था, अब ये सब बंद करना है। तो पशु और मानव अपशिष्टों का निवारण, इस तरीके का काम जो है ये इनका रहता था ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप में ये प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन आज ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन यहां पर क्या कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। आज यहां पर ये देखा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट जो असर्शन यहां पर दिख रहा है, वह असर्शन किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो असर्शन यहां पर दिखाई दे रहा है कि अब ये ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप इमेज से बाहर निकल रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि कई जगहों पर क्या क्या कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। घोड़ी पर चढ़कर जो है वह यहां पर जो शादी की गई, अभी आपने सुना होगा कहीं पर उन्होंने शादी किया, घोड़ी पर चढ़कर किया, तो उनके ऊपर हमला हो गया शेड्यूल कास्ट पर, क्योंकि वो अब अपने स्टीरियोटाइप इमेज को ब्रेक कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं अपने आप को। यानी वो खुद मंदिर बना रहे हैं, अपनी मंदिर खुद बना रहे हैं, वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये सब नए नए सिस्टम, जो चीजें जो कल तक जो है कुछ कम्युनिटी कास्ट तक सीमित थी, ये रिचुअल्स केवल ये लोग करेंगे। अब ये क्लेम करेंगे कि हम भी पुजारी बनेंगे, हम भी पुरोहित, अगर हमारा बच्चा संस्कृत अच्छा जानता है तो हम उसको भी पुरोहित बनाएंगे। यहां पर ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। जो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप इमेज से बाहर निकलने की कोशिश वह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग वहां पर कर रहे हैं। आज हम देख सकते हैं कि जो दलित डिस्कोर्स है, दलित विमर्श बढ़ा है। आज आप बाहर निकलिए, आपको दलित लिटरेचर, यानी ऐसे लिटरेचर जो केवल शेड्यूल कास्ट के जुड़े हुए इश्यूज और उनके रोल को डिफाइन करते हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे। अवेयरनेस बढ़ रहा है, दलित लिटरेचर वह बाजार में काफी कुछ दिखेंगे। ऐसी गोष्ठियां, ऐसे कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई देंगे जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और इन इश्यूज पर बात करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है यह बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दलित डिस्कोर्स भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज जो प्रॉब्लम हमने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट रहे हैं वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड रहे हैं, लेकिन आज दलित एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस किया जा रहा है। और ये जो लोग दलित कम्युनिटी से बाहर निकलकर उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है, अब वे अपनी कम्युनिटी में ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते। जिस तरीके से भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का चैम्बर फिक्की माना जाता है, ठीक उसी की तर्ज पर दलित जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ग्रुप को डिक्की माना जाता है। और जब भी फाइनेंस कमिश्नर कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई सम्मेलन सरकार का होता है, तो डिक्की के मेंबर जरूर वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज यहां पर बड़े लेवल पर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। अब यहां पर हमेशा जो ध्यान देने वाली चीज है कि जब भी स्टेटस क्यो में चेंजेस होता है, तो ऐसे में दो चीजें वहां पर आएंगी। एक तो होगा कि उस स्टेटस क्यो में चेंज होने से जो लोग लाभ प्रभावित होंगे, यानी जिनके पावर, जिनके इन्फ्लुएंस, जिनकी कैपेसिटी प्रभावित होगी, वो रिएक्शन वहां पर देंगे।
और दूसरा कि जो स्टेटस को चेंज करने वाले लोग हैं वो स्टेटस को चेंज करते करते ऐसा वहां नैरेटिव सेट कर देंगे कि अदर कम्युनिटी के सेंटिमेंट और इमोशंस को वह हर्ट करना शुरू कर देगा और यहीं से पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि यहां पर इन्होंने हिस्ट्री को रीडिजाइन करना शुरू कर दिया। अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, तो उन्होंने हिस्ट्री कैसे रीडिजाइन किया? तो भीमा कोरेगांव का जैसे ही इंसिडेंट आया तो मराठा जो पॉपुलेशन महाराष्ट्र की थी वो हर्ट हो गई कि ये जो हैं महार जातियां, ये केवल इस बात पर खुश हैं कि इन्होंने हम पर जीत हासिल की, ये तो अंग्रेजी सेना के हिस्से थे। तो यहां पर उनके लिए यही अचीवमेंट, महार जातियों के लिए अचीवमेंट ये है कि भाई हम अंग्रेजी सेना में या किसी में लड़ाई हमने लड़ा, हमने जीता और हमको सैकड़ों वर्षों से इन लोगों ने दबाया था। तो यहां पर अब इससे क्या होगा कि मराठे वर्सेस महार, यह कम्युनिटी की लड़ाई कहां पर शुरू होगी? वो महाराष्ट्र में, वहां दंगे भी हुए। जैसे ही संबुक का नाम आएगा, ऋषि संबुक के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ज्ञानी थे और यहां पर शूद्र समुदाय से जुड़े होने के कारण ऐसा मान्यता, यहां पर बहुत से लोग अलग अलग रामायण के वर्जन हैं, उनमें एक वर्जन में यह भी बोला गया है कि श्री राम जी के द्वारा जो है इनका वध कर दिया गया था। अब कहानी आएगी और यहां पर जब संबुक ऋषि को सामने लाया जाएगा तो बताया जाएगा कि श्री राम जी कोई यहां पर पॉपुलर कैरेक्टर नहीं है, वो कोई बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। तो जैसे ही ये लाइन लिखी जाएगी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, तो अदर जो कम्युनिटी है, चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे ओबीसी हो, वह शेड्यूल कास्ट के इस वर्जन पर उनसे चिढ़ेगा। इनका मानना है कि भाई हिस्ट्री में आपने ये जिक्र क्यों नहीं किया, संबुक ऋषि की उल्लेख क्यों नहीं किया, इनके महत्व के बारे में, इनकी कृतियों के बारे में आपने क्यों नहीं बताया। तो ऐसे में जब हिस्ट्री फिर से खोजी जाएगी तब वो कन्फ्लिक्ट्स यहां पर दोनों कम्युनिटी में आनी ही आनी है। तो आज जो कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो समझिएगा, वो इसलिए आ रहा है कि न्यू वर्जन ऑफ हिस्ट्री स्टेटस क्यों को चेंज करता हुआ जब दिखाई देगा तो कई बार वह अदर जो कम्युनिटी हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करेगा। इसी तरीके से आप जब परंपरागत व्यवसायों को छोड़ना शुरू करेंगे तो इसे जो अभी के लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा स्कीनिंग हम नहीं करेंगे, तो ऊना, गुजरात के ऊना में एक घटना घटी। वहां पर एक समुदाय के लड़का जो है, मान लीजिए कोई अनुसूचित जाति समुदाय के एक व्यक्ति हैं, एक शख्स हैं, उनका जो बेटा है वो बाहर पढ़ के आया और वो आया और उसने कहा कि पापा बाप को ये स्कीनिंग वगैरह का काम नहीं करना है, हम बाहर शहर में काम वगैरह कर लेंगे, आप वहीं पर चलिएगा, वहीं पे रहिएगा, ये सब काम आप मत करिएगा। अगले दिन ये देखा गया कि वहां पर गांव के कुछ समुदाय के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारा जो पशु है वो मृत हो गया है, चलकर उसकी खाल उतार दो, उसको ले जाओ यहां से। उन्होंने मना कर दिया। मना करने की स्थिति में उन युवकों ने उस लड़के को बंदी बनाया, उसको मारा पीटा और उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी कि कैसे नहीं। तो ये एक चैलेंज है कि कैसे तुम ट्रेडिशनल रोल को छोड़ोगे, कैसे तुम जो है वो बदलोगे। तो वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट्स यहां पर क्या हैं, बढ़ते हैं। फिर दलित साहित्य गोष्ठियां, इन्होंने असर्सन को बढ़ावा दिया है, लेकिन कई बार ऐसे लिटरेचर लिखे जाते हैं जो अदर कम्युनिटी को हर्ट करने वाले होते हैं, उनके फेथ को हर्ट करने वाले होते हैं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट करने वाले होते हैं। तो यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है कि पिछले कुछ समय से जो दलित असर्शन हुआ है यहां SC ST का, उसकी वजह से स्टेटस क्यों चेंज हो रहा है और इस स्टेटस क्यों का विरोध करने वाले जो अपर कास्ट के या अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट्स यहां पर हो रहा। कन्फ्लिक्ट की दूसरी भी वजह है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहां अपने असर्शन का मिसयूज भी कर रहे हैं, यानी वो जानबूझकर ऐसे डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट इशू करते हैं जिससे अदर कम्युनिटी के सेंटिमेंट हर्ट हो, या इस तरीके से ये जो यहां पर लोग हैं इस तरीके का मैसेजिंग क्रिएट करते हैं जिससे कि अदर कम्युनिटी जो है वो वहां पर वायलेंट हो। ये कोशिशें भी लगातार यहां पर देखी जाती। जैसे कई जगहों पर आप जाएंगे, GNU वगैरह में जाएंगे तो वहां सिंबॉलिक इंसल्ट किया जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको टीका लगा दिया गया, चुन्नी रख दिया गया, फिर उसको जो है पट्टी उसके ऊपर बांध दिया गया।
अब अगर इस तरीके का कोई नाटक कहीं पे किसी ने देख लिया किसी भी जगह पर XYZ, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, तो जो अदर कम्युनिटी जिससे वो बिलोंग करते हैं, ये तो ठीक हो गया कि किसी कम्युनिटी ने अपने जो है प्राइड को फील करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए किसी को पट्टा पहना दिया कि देखा हमने ये काम कर दिया। जैसे गोदान में वहां पर गुस्सा दिखाने के लिए कि शेड्यूल कास्ट की लड़की सिलिया के साथ ब्राह्मण माता दीन ने जो गलत काम किया, वहां पर उसके विरोध में माता दीन को गांव वालों ने वह पशु की हड्डी जो है मुंह में डाल दी। ये एक सिंबॉलिक यहां पर ऐसा रिएक्शन था जिससे कि शेड्यूल कास्ट अपीज होगा, खुश होगा कि नहीं, हमने देखा कि ऐसे लोगों को तो यही करना चाहिए, तो वहां पर विक्ट्री सेंस उनके अंदर आएगा। लेकिन जिस कम्युनिटी को वो किया गया, यानी ब्राह्मण कम्युनिटी, तो उसके अंदर वो एक टीस आएगा कि कैसे इन लोगों ने कर लिया। ये चीज जो होता है, यानी अगर जब आपका असर्शन होता है तब ऐसा बैलेंस सोसाइटी होना चाहिए जहां आपके एक्शन का कोई रिएक्शन वहां पर ना हो, यानी आप अपने को राइज कीजिए लेकिन दूसरों को हर्ट किए बिना। तो हमने कहा दो तरीके के यहां पर प्रॉब्लम आ रही। एक, वे लोग जो किसी प्रकार के बदलाव का विरोध करते हैं, अनुसूचित जातियों के जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध करते हैं, नैरोअर माइंडसेट के, ट्रेडिशनल माइंडसेट के वे लोग हैं जो उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो उनका अटैक करने का वजह है कि जो कल तक आवाज नहीं उठा पा रहे थे, आज वो खुलकर अपनी आवाज उठा रहे, तो ये कन्फ्लिक्ट होगा। दूसरा कि दलित असर्शन की वजह से कई बार अदर कम्युनिटी को चैलेंज किया जा रहा है, उनके सेंटिमेंट, इमोशंस हर्ट भी हो रहे हैं। ये भी कुछ लोग हैं जो दलित समुदाय से, फिर वो क्या कर रहे हैं, कई इश्यूज पर, रिजर्वेशन के मुद्दे पर, फिर SC/ST एक्ट के मुद्दे पर, उसके मिसयूज को लेकर वहां पर वो जो यहां पर अनरेस्ट है, वो वायलेंस प्रैक्टिसेस में बदल जाता है दलितों के ऊपर। इसी वजह से बहुत से भारत के हिस्से में आजकल आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा, हरियाणा के वाल्मीकि जो गांव था उसको जला दिया गया वहां पर, यहाँ सोनभद्र में जो है ट्राइबल्स पॉपुलेशन के ऊपर गोलियां चला दी गई। ऐसे बहुत से वाकये देश के अलग अलग हिस्से में आ रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ हिंसा के मामले पहले की तुलना में बढ़े हैं, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहां से अब हम लोगों ने आर्टिकल 17 यहां पर देख लिया था। अब हम लोगों को जो देखना है वो आर्टिकल 18 देखना है। तो आइए आर्टिकल 18 देखते हैं कि आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 जो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, यानी ये बात करता है कि उपाधियों का अंत हो जाना चाहिए। टाइटल्स का मतलब क्या है? टाइटल्स एक तरीके का प्रिविलेजेस होता है, एक विशेषाधिकार जो अंग्रेजों के समय में दिया जाता था। अंग्रेज वहां पर कुछ लोगों के लिए अलग तरीके का प्रिविलेज रखते थे जो उनके एक डेजिग्नेशन से जुड़ा होता था। इनका डेजिग्नेशन क्या होता था? जैसे दीवान उनको बोल दिया जाए, राय बहादुर बोल दिया जाए, सर बोल दिया जाए, लॉर्ड बोल दिया जाए, ऐसे अलग अलग डेजिग्नेशन, और उससे रिलेटेड उनके पास फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस थे, इम्यूनिटीज थी। आम आदमियों के साथ अलग तरीके का व्यवहार होता था और इन्हें वह गवर्नमेंट के लॉयल जो पर्सन है उनके रूप में अलग तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। केवल इस वजह से क्योंकि ये लॉयल्टी इनकी किसके लिए थी? गवर्नमेंट। ये सरकार के नजदीक होते थे उन लोगों को। जब देश आजाद हुआ तो बोला गया कि क्या हमारी जो सरकार है उसके जो बहुत नजदीक लोग हैं, क्या इस तरीके का टाइटल उन्हें देना सही होगा? क्योंकि इससे हम सोसाइटी को दो भागों में बांट रहे हैं, एक जो आम आदमी है और एक जो खास आदमी है, नोबेल पर्सन है, इलीट पर्सन है। और अगर ये हमने ट्रेडिशन स्टार्ट किया तो राइट टू इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि किसी तरीके का कोई ऐसा डेजिग्नेशन जो प्रिविलेज पर बेस्ड हो और सोसाइटी को डिवाइड करता हो वह हम यहां पर नहीं देंगे। यानी टाइटल को देना वह स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है। तो पहला देखिए आर्टिकल 18 क्लास 1 देखिए, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक, सैन्य और शिक्षा इनको छोड़कर, शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, यानी राज्य के द्वारा सैन्य और शिक्षा संबंधी टाइटल को, उपाधि को छोड़कर कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है। कौन नहीं दे सकता है? राज्य। यानी प्राइवेट लोग दे सकते हैं। जैसे आपको किसी को टाइटल देना हो कि और राजा क्या हालचाल है, और कुंवर जी क्या हालचाल है, और दीवान जी क्या हालचाल है, दीजिए आप। आप कोई स्टेट नहीं है ना, आप उनको कोई प्रिविलेज दे नहीं सकते हैं जो स्टेट दे सकता है। तो ये प्राइवेट को इससे मत जोड़िएगा, यहां समझिएगा, राज्य किसी को
वह उपाधि नहीं देगा। बाकी तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ घर परिवार हैं कि वहां पर दरोगा जी पहुंचे या वहां पर सिपाही दीवान जी पहुंचे और कहे कि आपके खिलाफ एफआईआर है, और घर के मुखिया जो है बाहर बैठकर वहां से आवाज दें कि रुकिए हम अपने छोटे बेटे को बुला रहे हैं, और आवाज दें कि दरोगा दरोगा, और पता चला अंदर से दरोगा आए, और सिपाही जी जो बाहर बैठे हैं वो डर गए कि दरोगा जी का घर है, और पता चला दरोगा कोई व्यक्ति नहीं है, दरोगा जो है वह एक नाम है। गांव में ऐसे नाम लिए जाते हैं कि कलेक्टर नाम है, दरोगा नाम है, डॉक्टर नाम है, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। तो ये तो कोई भी दे किसी को दे, इससे मतलब नहीं है, ये टाइटल नहीं होते। टाइटल मतलब जिसमें प्रिविलेजेस होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं। तो राज्य कोई उपाधि नहीं दे सकता है, लेकिन दो क्षेत्रों में, मिलिट्री और एकेडमिक में दिया जा सकता है। जैसे मिलिट्री क्षेत्र में कैसे दिए जाते हैं, आपने सुना होगा किसी को कर्नल बोला जाता है, किसी को ब्रिगेडियर बोला जाता है, किसी को लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है। ये जितने आप डेजिग्नेशन सुन रहे हैं ये सब टाइटल है, क्योंकि आप ब्रिगेडियर हैं तो आपके प्रिविलेजेस अलग तरीके के हैं, अगर आप जनरल हैं अलग तरीके के आपके क्या हैं, वह प्रिविलेजेस हैं। तो ये जो है अलग अलग डिस्टिंक्शन, अलग अलग विभाजन यहां पर किया जा सकता है, मिलिट्री में किया जाता है। इसी तरीके के एकेडमिक क्षेत्र में अगर आपने पीएचडी किया है, पीएचडी क्या है, एक टाइटल है, आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जो है, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी आपको मिलता है, तो आपको एक टाइटल मिलता है डीलिट, ये क्या है, एक टाइटल आपको मिलता है, और ये टाइटल आपको दूसरों से अलग करता है। कई बार आपने सुना होगा ना कि इस जॉब के लिए पीएचडी होना जरूरी है। तो पीएचडी एक तरीके का ऐसा डिफरेंशिएशन करने का साधन हो गया जो दो लोगों को वह भेदभाव करता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्शन को बताता है, आपके अचीवमेंट को बताता है। तो आर्टिकल 18 कहता है नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। दूसरा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यानी यहां पर यह बोला गया है कि कोई भी नागरिक जो भारत का है वह फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं लेगा। यानी विदेशों से आपको उपाधि लेने पर क्या लगा दी गई है, रोक। तो आप अगर भारत के हैं तो आप अमेरिका, पाकिस्तान, कहीं किसी कंट्री से टाइटल ले ही नहीं सकते। तो बहुत से लोगों को पहले ये कंफ्यूजन दूर करना होगा। जैसे हम सुनते रहते हैं कि निशाने इम्तियाज, उनको फ्रांस का सर्वोच्च पदक मिल गया, उनको ये मिल गया। ये अंतर आपको समझना होगा कि वे लोग जो दे रहे हैं वो अवार्ड के रूप में यहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो टाइटल के रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ना उसका यूज कर सकते हैं, ना उसकी प्रिविलेजेस ले सकते हैं। अगर आपको कहीं का अगर वह टाइटल मिल भी रहा है लेकिन आप अगर उसको नहीं ले रहे हैं, आप केवल अवार्ड के रूप में ले रहे हैं कि ये पुरस्कार है, पुरस्कार में क्या है, उसके साथ जो अदर इम्यूनिटीज, अदर प्रिविलेजेस होती हैं वो एसोसिएटेड नहीं होती हैं। तो यहां पर आप जो है पुरस्कार कहीं भी दुनिया के किसी भी देश से ले सकते हैं, लेकिन आप टाइटल नहीं ले सकते हैं। टाइटल का मतलब उसके साथ जुड़े हुए प्रिविलेजेस आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर बोला गया है कि कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक तो कहीं विदेशों से उपाधि ले ही नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वह जो है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर है, कोई ऐसा पद सरकार का है जहां पर बाहर से कोई आया हुआ व्यक्ति काम कर रहा है, तो काम तो हमारी सरकार के अधीन कर रहा है, हमारा नागरिक नहीं है। लेकिन अगर इसको कोई दूसरी दुनिया का देश टाइटल देता है तो क्या यह एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं? तो बोला गया है कि he can accept without he cannot accept without the consent of the president any title from any foreign state। यानी अगर कोई हमारा नागरिक नहीं है लेकिन हमारे यहाँ काम कर रहा है, लाभ के पद पर काम कर रहा है और विदेशी राज्य से उपाधि मिलती है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वह भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। इसके दो मतलब हुए, यानी उपाधि ग्रहण कर तो सकता है लेकिन आवश्यकता किस चीज की है कि राष्ट्रपति की जो है अनुमति उसको क्या हो, मिली हुई हो। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल without the consent of the president accept any present, annulment or office of any kind from or under any foreign state।
यहां पर इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर वह भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा है, लाभ का पद धारण कर रहा है, वह अगर किसी विदेशी राज्य से उसको उपहार मिलता है, अगर उसको कोई परलब्धि मिलती है, कोई गिफ्ट मिलता है, कोई पद मिलता है, तो अगर वह उसको एक्सेप्ट करना चाहता है तो यहां भी किसकी अनुमति जरूरी है? राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वह किसी से भी उपहार नहीं ले सकता है, कोई उपलब्धि नहीं ले सकता है, कोई पद नहीं ले सकता है, अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा है। क्लियर है? तो आर्टिकल 18 जो है यह फैक्चुअल है, अपने दिमाग में इसको रखिएगा। यहां 4 क्लास हैं। पहला जो क्लास है वो देखिए हिंदी में एक बार देख लीजिए। यहां पर जो है पहला क्लास क्या कहता है उसको समझिएगा। यहां पर अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है, केवल 2 कर सकता है, सेना और शिक्षा क्षेत्र में। दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण किए हुए है, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये तो था हमारा राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब जो हम लोगों को देखना है वह हमारा दूसरा यहां पर राइट स्टार्ट हो रहा है, राइट टू फ्रीडम। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार देखने जा रहे हैं, और स्वतंत्रता का जो अधिकार हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 हम लोगों को यहां पर देखना है। पहली चीज, स्वतंत्रता का जो हमने डिफिनीशन आपको बताया था कि लिबर्टी या फ्रीडम को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। लिबर्टी और फ्रीडम का मतलब हमने कहा था कि असल में फ्रीडम का जो निगेटिव कंसेप्ट है, यानी जहां पर हम कहते हैं कि लिबर्टी इज एक स्टेटस ऑफ माइंड है, कि जहां आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस में नहीं है, जो मन में आए वो आप काम कर सकते विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आपकी एक मानसिक स्थिति है जहां पर आप अपने विचारों को मुक्त समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को मुक्त समझते हैं। आइडियली हम चाहते हैं कि किसी तरीके का, हमारा प्रियम्बल आइडियली यह चाहता है आपसे किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर न हो, लेकिन हमारे यहां पर समाज में वह और लोग भी रह रहे हैं। कई बार अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन न हो तो आप दूसरों के साथ गलत ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, और ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो हमने कहा इसीलिए फ्रीडम के 2 यहां पर सेंस निकल कर आते हैं। एक जो सेंस यहां पर निकल कर आता है वो यहां पर, एक जो इसका सेंस निकल कर आता है फ्रीडम का, तो एक हमने कहा था कि एक निगेटिव सेंस यहां पर निकल कर आता है। एक निगेटिव कंसेप्ट है, यानी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। यहां पर एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, एक तो इसका यहां पर समझ में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसको पॉजिटिव सेंस में, तो यहां पर हम कहते हैं कि फ्रीडम विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यहां पर स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो है वह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ होती है। अब एक चीज यहां पर समझिएगा जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ये स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। आप अगर फ्रीडम की बात की जा रही है तो वाई, यहां पर हमने दूसरा फंडामेंटल राइट यहां पर दिया है। असल में फ्रीडम को जब हम यहां पर देखते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंस को हम यहां पर समझते हैं कि आखिर ये क्यों यहां पर दिया जाता है। और हमने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव फ्रीडम पर फोकस किया गया, यानी फ्रीडम विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपके ऊपर तार्किक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। कैसे, आगे हम लोग बात करेंगे। हमने कहा कि अगर फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम सबसे जरूरी किसके लिए है, तो फ्रीडम सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर, तो यह आपके एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पहले यह समझिएगा।
अगर हम बात कर रहे हैं तो यह एक जीवंत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और जीवंत लोकतंत्र का मतलब यहां पर क्या होता? जीवंत लोकतंत्र का मतलब है कि जहां पर जिम्मेदार सरकार हो, जहां पर जो है हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जहां पर रिस्पॉन्सिबल जो है वह गवर्नमेंट हो, यानी जहां जिम्मेदार सरकार हो, वही देश जो है वह यहां पर जीवंत लोकतंत्र को वह रिफ्लेक्ट करेगा। और दूसरा कि जहां पर जो है केवल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट न हो, जहां एक्टिव सिटीजन हो, एक्टिव एंड वोकल सिटीजन हो, जहां पर जो सिटीजन हैं वो खामोश नागरिक नहीं है, सक्रिय और मुखर नागरिक हैं, जिन्हें मालूम है कि सही और गलत क्या है, जो अन्याय की आवाज उठा सकें। वो जो लोग होंगे जहां जिस देश में, वहीं पर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगी। और अगर आपको एक्टिव एंड वोकल सिटीजंस चाहिए तो विदाउट फ्रीडम कहीं पर किसी समाज में ऐसा नहीं हो सकता है। हमने लंबे समय तक देखा है बहुत से तानाशाहों को, बहुत से डिक्टेटर्स को, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को, जिनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी रही है, जिन्होंने क्रश किया है सिटीजंस को, पब्लिक को, जिन्होंने कभी भी लोगों की आवाज सुनी ही नहीं, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब से डेमोक्रेसी दुनिया में आई है और पॉपुलर हो रही, जैसे जैसे डेमोक्रेसी मजबूत होती जा रही है, लोगों की आवाज को सुना जा रहा है। कल किसी ने पूछा भी मुझसे कि आज भी हम यह देखते हैं कि प्रशासन में या राजनीति में यहां लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। लेकिन जब भी इस तरीके का विश्लेषण आप करें तो आपको पहले यह समझना होगा कि क्या आज से 20 और 25 साल पहले भी यही स्थिति थी? क्या उसके पहले भी यही स्थिति थी? 70 के दशक में भारत में पहली बार राजनीति में डकैतों का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जिसे हम राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। और वहां पर यह जो पॉलिटिसाइजेशन, यहां पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यहां पर स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे यहां पर लोगों को पॉलिटिकल मर्डर कराए गए। न जाने कितने लोग, जो अच्छे लोग चुनाव में लड़ना चाहते थे, उनकी हत्याएं करा दी गई। इन डाकुओं के द्वारा जो पैसा लूटा जाता था, उनका इस्तेमाल चुनाव में होने लगा। 90 के दशक तक आते आते तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि ये जो अपराधी किस्म के लोग कल तक नेताओं को चुनाव में जीत दिलाते थे, वह खुद चुनाव लड़ना शुरू कर दिए। और 90 के बाद तो जितने अपराधी थे वो राजनेता बन गए। ये वो दौर था जब कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी अपराधी किसी जमीन को क्लेम कर देता था तो वह उसका हो जाता था। किसी की हत्या कर देता था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। यहां पर अपराधियों का पूरा एक साम्राज्य पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। लेकिन क्या 2021 में आप यही बोलेंगे कि में ही हमारा देश चल रहा है, या इसमें किसी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया है? क्या सोशल मीडिया पे आप लगातार वीडियो नहीं देखते हैं जहां पर कोई अधिकारी किसी को थप्पड़ भी मार देता है तो उसका वीडियो वायरल हो जाता है? क्या रिश्वत लेते हुए उन लोगों का वीडियो आप नहीं देखते हैं जहां पर न जाने कितने अपराधियों की, जितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है? आप क्या इस तरीके का वीडियो नहीं देखते हैं जहां पर बड़े से बड़े अपराधियों के बारे में वहां इंफॉर्मेशन मिल जाता है और उनकी धरपकड़ होकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है? क्या आप यहां पर आज के समय में सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर लोगों के बढ़ते हुए दबाव को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? सूचना के अधिकार के माध्यम से, सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से, छोटे ही सही, लेकिन इस तरीके के दबाव सरकारी तंत्र में, प्रशासन में, राजनेताओं पर बढ़ रहे हैं। आज वो पहले जैसे मुक्त नहीं है। पहले तो उनकी कोई भी काम, कोई भी उनके द्वारा किया गया कार्य वो अकाउंटेबल ही नहीं होता था, पकड़ में ही नहीं आता था, कोई उनके लिए एविडेंस नहीं होते थे। आज एविडेंस के 10 तरीके यहां पर इजाद हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि सोसाइटी अपने आप को चेंज करती रहती है, पेशेंस रखने की जरूरत होती है और समय के पहले कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किए जाते। यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। एक देश का जीवन और एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा फर्क होता है। व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा होता है, उसके लिए 70 साल ही सब कुछ है, 80 साल में ही वो व्यक्ति खत्म हो रहा है। 70-80 साल एक व्यक्ति के जीवन के लिए उसका शुरुआत और अंत दोनों है। लेकिन 70-80 साल किसी देश के लिए केवल उसका बचपना है। भारत तो अपने भी बचपने से भी बाहर नहीं निकला है। यानी 1947 में जन्मा यह देश इस 75 साल होने को हैं और यह 75 साल बुजुर्ग होने के नहीं है, अभी तो इसका शुरुआती दौर चल रहा है। दुनिया के जितने भी देश रहे हैं, हर एक देश में यही देखा गया है। अमेरिका में 1776 में जब आजादी मिली तो
उसके 100 साल के भीतर ही वहां पर पहला गंभीर सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ। स्थिति तो ये आ गई कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका टूटने के कगार पे आ गए, लेकिन किसी किसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका ने अपने आप को संभाला और दुनिया की एक सुपर पावर बन के उभरा। तो इसलिए भारत के बारे में समय के पहले कोई भी कंक्लूजन निकालना और केवल कुछ बुरे अनुभवों के आधार पर, नकारात्मक खबरों के आधार पर, तो इससे आपका जो विश्लेषण है वह बहुत प्रभावी नहीं रह पाएगा। बहरहाल, तो हमने कहा कि फ्रीडम क्यों जरूरी है? फॉर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। एक जीवंत लोकतंत्र चाहिए, हमें एक्टिव सिटीजन चाहिए, वोकल सिटीजन चाहिए, एक्सप्रेसिव सिटीजन चाहिए, और यह तभी हो पाएगा जब उनको फ्रीडम वहां पर हो। जब आजादी होगी तभी तो यहां पर सरकारों को जवाबदेह बनाया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कंसेप्ट तभी आ पाएगा, तभी सिटीजन जो है गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो, यानी प्रगतिशील सोसाइटी, हम जो है प्रोग्रेसिव सोसाइटी अगर हम चाहते हैं, एक सोसाइटी वो होती है जो सोशल इनर्सिया के आधार पर काम करती है, मतलब समाज रुका हुआ है। अगर हम चाहते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो, प्रगतिशील समाज हो, तो वहां पर रिफॉर्म की जरूरत होती है, वहां समय समय पर रिफॉर्म की जरूरत होती है, वहां पर सुधार की जरूरत होती है। लेकिन अगर सोसाइटी में डिस्कोर्स नहीं होंगे, सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो ऐसे में कोई राजा राम मोहन राय नहीं निकल पाएगा। किसी जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बाहर निकलने में बड़ी चुनौती आएगी। अगर हम चाहते हैं कि समाज में जो हमारे रूढ़िगत धारणाएं हैं वो खत्म हो, हमारा समाज पहले से बेहतर हो, तो इसके लिए पहले हमारे समाज में प्रगतिशील लोगों को क्या करना होगा? उन्हें स्वतंत्रता देनी होगी, आजादी देनी होगी। आप खुद सोचकर देखिए कि राजा राम मोहन राय वो एक इलिट क्लास से जुड़े हुए थे, और यही वजह है कि वो तो अपनी बात कह गए और बच भी गए। लेकिन अगर उनकी जगह कोई और होता, हालांकि राजा राम मोहन राय को कई सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी, अपने घर परिवार के हर एक स्तर पर सबने विरोध किया, बावजूद इसके चूंकि उनकी पहुंच ठीक ठाक जगहों पर थी, वो बचते रहे। लेकिन आम आदमी कोई रहा होता तो यकीन मानिए कि उस दौर में सरकार से पहले वहां के लोग जो हैं वहां पर उस तरीके की उसके खिलाफ हत्या कर देते। तो यानी कि समाज जो है अगर उसे आप बदलना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, क्वालिटेटिव चेंज चाहते हैं, तो रिफॉर्म के लिए, चेंज के लिए जो है यहां जरूरी है कि हम जो है वह अपने फ्रीडम सोसाइटी में क्या दें? फ्रीडम दें। लोगों को सोशल रिफॉर्म करने के लिए हम फ्री करें वहां पर। और अगर हम इनोवेटिव इंडिविजुअल्स चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर जो लोग हैं वह इनोवेटिव हों, नवाचारी जो है, इनोवेटिव सिटीजन्स हों, यहां पर अगर हम ये चाहते हैं सिटीजन, तो इसके लिए भी जो है हमको यहां पर, मतलब अगर हमें वैज्ञानिक चाहिए तो अब कॉपरनिकस वाला हालत ना हो कि वह बस केवल इतना बोल दें कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य नहीं, और उस पर जिंदा जला दिया जाए, ऐसा नहीं। अगर आपको एक सक्रिय नागरिक चाहिए, नवाचारी नागरिक चाहिए, आपको प्रगतिशील समाज चाहिए, आपको जीवंत लोकतंत्र चाहिए, तो आपकी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहां पर फ्रीडम होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। एक आजाद देश में ही समाज अच्छा हो सकता है, नागरिक अच्छे हो सकते हैं, और साथ ही साथ सरकारें अच्छी हो सकती हैं। इसलिए आजादी एक प्री रिक्विजिट है, या एक प्री जो है यहां पर यह नेसेसिटी है, अगर हम एक अच्छे देश के बारे में, अच्छे नेशन के बारे में, अच्छे गवर्नमेंट के बारे में, अच्छे सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो पहली चीज तो हमें यह समझना है कि ये फ्रीडम क्यों हमारे लिए जरूरी यहां पर दिखाई देता है। अब आइए कि हम जो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 है, पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 में वह क्या यहां पर प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 19 में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। आप देखिए आर्टिकल 19 में कितने क्लॉज हैं? क्लॉज 2, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। इनमें जो पहला क्लॉज है वह यहां पर कुछ फ्रीडम देता है, यह कुछ फ्रीडम देता है, ABCDE, यानी कुल मिलाकर 6 फंडामेंटल फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है, या 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं आपको दी गई। लेकिन आर्टिकल 2 जो है उसमें कई अदर क्लॉज दिए गए हैं। तो आर्टिकल 2 में जो है, आर्टिकल 3 में
आपके फ्रीडम पर, हर एक फ्रीडम पर आर्टिकल 19 क्लॉज 4, आर्टिकल 19 क्लॉज 5, आर्टिकल 19 क्लॉज 6, हर एक क्लॉज में आपके फंडामेंटल फ्रीडम को क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक एक करके पहले हम लोग जो स्वतंत्रता दी गई है उसको देखते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, पहले इसको देखते हैं। यहां पर बोला गया है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर दी गई है। टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियार के आपको शांतिपूर्ण इकट्ठे होने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, यानी कि आप जो है यहां पर समूह और संघ बनाने की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। और साथ ही साथ यहां पर लिखा हुआ नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी सहकारी जो है वह समाज या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में मुक्त रूप में आवागमन की स्वतंत्रता। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और इसके साथ साथ आर्टिकल 19(1)G, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी वृत्ति, कोई भी उपजीविका, कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो यहां पर जो समझने वाली चीज है कि आर्टिकल 19 में दो पार्ट यहां पर दिए गए। पहला आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू सब क्लॉज जी, और दूसरा आर्टिकल 19(2) क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक। आर्टिकल 19(1)A में यहां पर एक एक में स्वतंत्रता, जैसे आर्टिकल 19(1)A, ये क्या है, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अब इसको समझिएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात यहां पर की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? स्पीच का मतलब कहना है, और कैसे कहना है, यानी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, ये यहां पर एक्सप्रेशन के फ्रीडम के रूप में, यानी आप टू कम्युनिकेट टू अदर्स, कम्युनिकेट टू अदर्स, आप दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो दूसरों से संपर्क स्थापित करना यहां पर बोला गया। यह स्वतंत्रता दी गई है कि आप दूसरों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यहां पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है अपने इमोशंस को वहां पर पब्लिकली आप डिलीवर कर रहे हैं, यानी अपनी भावनाओं को सार्वजनिक करना। आप जो भी आपके इमोशंस हैं आप उनको क्या करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं। तो यू आर फ्री, अपनी भावनाओं को सार्वजनिक करना, लोगों को बताना, दूसरों से संपर्क करना, कम्युनिकेट करना। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वह सबसे जरूरी होता है किसी भी देश के नागरिक के लिए, समाज के लिए और वहां की सरकार के लिए। तो जिससे जो है लोग एक दूसरे से फ्रीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने इमोशंस को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं, पब्लिक कर पाते हैं। यहां पर दूसरी चीज ये है कि यहां पर किस तरीके से आप अपनी भावनाओं को सार्वजनिक कर रहे हैं या कैसे दूसरों से संपर्क कर रहे हैं, दूसरों तक अपना जो है संचार स्थापित कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, यानी अभिव्यक्ति के माध्यम की बात यहां पर। अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है, एक्सप्रेशन, आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक तरीका है रिटन, आपने लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाया। हमारे यहां प्रिंट मीडिया जो है वह इसी तरीके से सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाती है। अब यहां पर इसीलिए प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इनहेरेंट है कि यहां पर जो है वह इस तरीके की बात की गई। लिखित अभिव्यक्ति के साथ साथ ओरल जो है एक्सप्रेशन भी हो सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखेंगे ओरली वहां पर लोग जो हैं डिलीवर करते हैं अपने न्यूज वगैरह सारी चीजों को वहां पर। यह सिंबॉलिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है। कई बार आप लोगों को
विचार अभिव्यक्ति, जो आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं आप उनको अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अब अगर अभिव्यक्त आपको करना है तो तरीका क्या होगा? तो कई बार लिखित रूप में, मौखिक रूप में कह के, लिख के, या फिर कैसे हो सकता है, जैसे आप गवर्नमेंट का विरोध करना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट के विरोध को एक्सप्रेस करना है। आपके पास कितने तरीके हैं? आप एक तख्ती ले लिया, उसमें लिख दिया, आपने एक वीडियो बनाया, कुछ बोल दिया, और तीसरा एक काला पट्टी आपने पहन लिया। ना आप लिख रहे हैं ना आप कह रहे हैं, बस एक काला पट्टी पहन लिया, और यह अपने आप में सेल्फ एक्सप्रेसिव है, यह सिंबॉलिक है, सांकेतिक रूप में आपने सरकार का विरोध वहां पर कर लिया। या फिर अगर कोई कार्टूनिस्ट है तो वह चित्रात्मक तरीके से पिक्टोरियल रूप में, या कार्टूनिस्ट जो है फ्रीडम के माध्यम से वहां पर उसने सरकार का कोई कार्टून बना दिया। या फिर आर्टिस्टिक जो है यह एक्सप्रेशन हो, कलात्मक स्वतंत्रता। आर्टिस्टिक फ्रीडम का मतलब क्या है? जैसे कोई मूवी बना रहा है, कोई लिटरेचर लिख रहा है, ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जहां पर हम जो है कलात्मक तरीके से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे। कुल मिलाकर यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो वर्जन है, जो मीनिंग है, वो काफी वह मल्टी डायमेंशनल यहां पर होते हैं। कोर्ट ने भी अलग अलग मामलों में वह इसको एक्सप्लेन किया है, जो आपके नोट्स में भी दिखेगा। कोर्ट ने यहां पर कई मामले आए, उनको केवल रेफरेंस के रूप में आप देख लीजिएगा। जैसे एक मामला यहां पर आया, वह साकल पेपर्स लिमिटेड केस, साकल पेपर्स लिमिटेड केस। दूसरा केस आया यहां पर ब्रिजभूषण केस, या इंडियन एक्सप्रेस केस लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस केस। ये जो केस आया तो इसमें बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड है। नाम शब्द तो केवल लिखा है वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता। उन्होंने कहा वाक और व्यक्ति का जो अर्थ है उसी में एक भाव निहित होता है प्रेस की स्वतंत्रता, क्योंकि वाक और व्यक्ति का मतलब कि अपने विचारों को सार्वजनिक करना, यही काम प्रेस करती है। तो भले ही अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वह इनहेरेंट है, वह उसका एक पार्ट माना जाता है। इसी तरीके से एक केस आया यहां पर, नवीन जिंदल केस। नवीन जिंदल केस में कहा गया कि झंडा फहराना, टू फ्लाइंग नेशनल फ्लैग, तो जो यहां पर झंडा फहराना है वो जो है वो क्या है, यहां पर झंडा फहराना यह राष्ट्रभक्ति एक्सप्रेशन है, तो यह भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या है, पार्ट है। फिर यहां पर एक और केस आया इमैनुअल, यहां पर इमैनुअल जो है विजोय केस, और ये केरल के व्यक्ति का था जो राष्ट्रगान नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसमें कुछ चीजें जो हैं उनके रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट थी, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे। वहां पर ये नेशनल एंथम, नेशनल जो सॉन्ग था उसके रिस्पेक्ट में उठे भी, और सब कुछ वहां पर बाकी सारा रिस्पेक्ट वहां पर शो किया इस बच्चे ने, लेकिन वहां पर जो है वह उसके कुछ शब्द जो हैं वह जो उस रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ थे तो उन्होंने उसको प्रे नहीं किया, इसलिए उनको स्कूल से रिस्ट्रिकेट किया गया। मामला केरल हाई कोर्ट में गया। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब केवल बोलने का अधिकार नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कब बोलना और कब नहीं बोलना है, यानी चुप रहने का जो स्वतंत्रता है वो भी इसका यहां पर है। तो मौन रहने का अधिकार या चुप रहने का अधिकार जो है, चुप रहने की स्वतंत्रता भी यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। इसी तरीके से श्रेया सिंघल केस में यहां पर जुडिशरी ने एक और मामला यहां पर आया, जहां पर एक लड़की ने महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ सोशल मीडिया पर कमेंट कर दिए, जिसे न केवल डिलीट कराया गया बल्कि श्रेया को गिरफ्तार भी किया गया। यह मुद्दा जब काफी ज्यादा बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई लॉ नहीं हो सकता है जो ऑनलाइन एक्सप्रेशन को, आज की दुनिया में सोशल मीडिया या ऑनलाइन जो वर्ल्ड है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसको भी यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के क्या हैं, अलग अलग तरीके। लेकिन जैसा हमने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a जो है, एक तरफ
वह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करेगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर दी गई है, लेकिन दूसरी ओर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वह इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अनुच्छेद 19(2) के तहत यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन युक्त प्रतिबंध इस पर लगाया गया है। ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं यह 8 तरीके के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैं। अगर इनको हम देखें, जैसे कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक एक करके यहां पर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहां पर दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि अगर कोई भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो वहां पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। पहला कब? इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता की स्थिति में। दूसरा, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा के लिए। तीसरा, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स। चौथा, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। पांचवा, डिसेंसी और मोरलिटी। छठा, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायिक अवमानना। सातवां, डिफेमेशन, मानहानि। और आठवां, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। यानी यहां पर ये 8 आधार हैं जिस पर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पहला जो यहां पर हमने देखा कि पहला है द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता। भारत की संप्रभुता और अखंडता को किसी तरीके का चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में यहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे यहां पर समझिएगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता का मामला आया तब जब यह देखा गया कि हमारे ऊपर आतंकी हमले तो होते ही रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं लंबे समय से आतंकी हमले होते रहे। ऐसा ही एक सबसे ज्यादा विद्रूप, सबसे ज्यादा विध्वंसक हमला हुआ 2008 में, 26/11/2008। वो ऐसा हमला था जिसने पूरे भारतीयों का मनोबल काफी हद तक कमजोर किया था और एक भय का माहौल पैदा कर दिया था, क्योंकि मुंबई की खुली सड़कों पर अंधाधुंध फायर करते हुए जिस तरीके से आतंकियों ने मुंबई को नहीं, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को दहशत में लाया था, वो अपने आप में एक अलग तरीके के आतंकी घटना को इशारा करता है। उन्होंने केवल सड़कों पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध होटल, जिसे आप ताज होटल कहते हैं, उस पर भी कब्जा किया। और वहां पर कई भारतीय और कई विदेशी पर्यटक, क्योंकि भारत की छवि को भी खराब करना था विदेशों में कि यहां पर आने की जरूरत नहीं है, यहां पर आतंकी हमले होते रहते हैं, भारत को एक ऐसा डर का माहौल वाला देश बनाना था। तो वहां पर कई देशी विदेशी पर्यटक भी थे जिनको बंदी बनाया गया था। अब यहां पर समस्या क्या आई कि जब हमारा जो है पुलिस जो है, आर्मी, यहां पर लोग पहुंचते हैं इन जो है बिल्डिंग्स वगैरह में, तो यहां पर यह दिखाई देता है कि एक तरफ हमारे नेशनल गार्ड जो हैं, एक तरफ हमारे कमांडो जो हैं, वो अलग अलग जगहों पर पोजीशन ले लेते हैं होटल के चारों तरफ। दूसरी तरफ हमारी जो मीडिया है वो भी यहां पर पहुंच जाती है अपने कैमरों को लेकर, और यहां पर वो लाइव टेलीकास्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। बड़ी बहादुर हमारी मीडिया रही है, मीडिया का विकास बड़ा अलग तरीके का रहा है। खासकर पहले तो केवल दूरदर्शन वाली मीडिया थी, लेकिन जब से ये प्राइवेट मीडिया का कल्चर आया तो जान जोखिम देकर आगे बढ़ने की कला जो है लोगों ने सीखनी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत सबसे पहले जिस पत्रकार ने किया था 1999 में, कारगिल जो हमला था, कारगिल हमला जो हुआ था, बरखा दत्त वहां कारगिल में पहुंच गई। उन्होंने कहा देखिए मेरे ऊपर से ये तोप का गोला जा रहा है। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग हुई। फिर 2003 में जब इराक पर हमला हुआ तो, और 2001 में जब संसद पर हमला हुआ, तो बहुत से पत्रकार थे, उनमें से एक पत्रकार सुधीर चौधरी जो आजकल जी न्यूज में वहां पर आपको सुनाई देते हैं, वो भी थे। वहां से उनका पत्रकारिता में नाम आगे बढ़ा। 2003 में इराक पर अमेरिका ने हमला किया, हद तो तब हो गई जब दीपक चौरसिया, भारत के पत्रकार, वो इराक चले गए और उन्होंने दिखाया कि देखिए ये रॉकेट मेरे ऊपर से जा रहा है, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरे ऊपर गिर जाएगा। इस तरीके के न्यूज वहां पर दिखाए जाते थे। तो जोखिम लेने वाली जो पत्रकारिता थी वो कुछ ज्यादा ही हो गई। अब इस वक्त जो है मीडिया ने चारों तरफ घेर लिया।
अंदर होटल में आतंकवादी आराम से बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियों के साथ टीवी पर देख रहे हैं कि कौन कौन से बिल्डिंग के किन किन कोने पर कौन कौन गार्ड हैं, क्योंकि मीडिया हमारी जो है उनको सब अच्छे से दिखा रही है कि यहां पर ये गार्ड है, यहां पर ये गार्ड है, यहां पर ये गार्ड है। अब इससे उनको उन पर निशाना करना बड़ा आसान हो गया, क्यों? उन्हें मालूम है कि उस साइड में नीचे वो पेड़ के नीचे छिपे हैं, तो आराम से थोड़ा सा झुके और उन्होंने शूट कर दिया। हमारे बहुत से जो कमांडो थे वो शहीद हुए इस पूरी प्रक्रिया में। और ये एक बड़ा मुद्दा आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर क्या मीडिया देश की संप्रभुता और अखंडता से समझौता कर सकती है? मामला पहुंचा कोर्ट के पास। मोहम्मद अफजल कसाब केस में न्यायपालिका ने कहा किसी भी आतंकी हमले का लाइव टेलीकास्ट करना यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, यह युक्त प्रतिबंधों के अधीन है। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता के अगेंस्ट कोई काम यहां पर क्या है, नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसी तरीके से आपने सुना होगा कि आईपीसी की एक धारा है सेक्शन 124A, जिसमें सेडिशन का चार्ज लगता है, राजद्रोह। यानी अगर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं और जो कि वायलेंस क्रिएट करने वाला हो, हिंसा अगर उत्पन्न करने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 124A के तहत आपको जेल में डाला जा सकता है राजद्रोह के आरोप में। तो आपको बोलने की आजादी है, लेकिन राजद्रोह करने की आजादी नहीं है। कुछ ऐसा बोलकर हिंसा उत्पन्न करा देना जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? दूसरा यहां पर है जो युक्त प्रतिबंध है, राज्य की सुरक्षा, यानी जो स्टेट हमारा है उसकी सिक्योरिटी, उसके बॉर्डर। अब यहां से आप जो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर भारत की सूचना कई सेना के लोग जो है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, चीन को दे देते हैं। ये अब कोई कहे कि हमारा दोस्त पाकिस्तान में था, हमसे बात कर रहा था, तो बातों बातों में निकल गया, तो बातों बातों में निकल नहीं गया, आपने राज्य की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया है। और ऐसे में ये जो है आपकी आजादी को आपसे छीना जा सकता है, तो राज्य की सुरक्षा के नाम पर। तीसरा यहां पर हमने देखा था फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। विदेशी राज्यों, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आपके बोलने से अगर हमारे मित्र देशों के साथ अगर संबंध खराब हो रहे हैं, तो आपकी बोलने की आजादी को यहां पर रोका जा सकता है। जैसे अभी बांग्लादेश से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश के रिश्ते चीन से भी अच्छे रहे। उसकी वजह भी है, बांग्लादेश की जो जरूरतें हैं वो भारत पूरी तरह से पूरी नहीं कर सकता है, इसी वजह से बांग्लादेश को चीन से भी मदद लेनी पड़ती है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाल ही में जब बांग्लादेश ने चीन से कुछ मदद लिया, तो भारत की मीडिया ने यह दिखाया कि एक भिखारी के रूप को उन्होंने चित्रित किया कि जिसके हाथ हमेशा चीन की तरफ बढ़े हुए रहते हैं। बांग्लादेश की सरकार और वहां की आवाम ने इस पर गंभीर आपत्ति की। बांग्लादेश की सरकार का कहना था अगर आपकी मीडिया इसी तरीके से सेंसलेस बातें करेगी तो हमारी जो आवाम, हमारी जो जनता है, वह भारत के साथ कभी भी बेहतर रिश्ते बनाने की वह हितैषी नहीं होगी। और हमको चूंकि चुनाव लड़ना है, हम अपने देश की जनता के खिलाफ नहीं जा सकते। अब अगर ऐसा हमारे यहां हो रहा है तो भारत सरकार सीधे नोटिफाइड कर सकती है कि कोई भी अगर यहां पर हमारे विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को खराब करेगा तो उसकी इस तरीके की आजादी को रोका जा सकता है। आप सुनते हैं कि ट्विटर, सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात चल रही है। बैन किस तरीके का? कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट पास किया जा रहा है जो देश के खिलाफ हो, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ हो, मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ हो, उसको रोका जा सके। यहां पर इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। फिर हमने कहा नेक्स्ट यहां पर था पब्लिक ऑर्डर, यानी लोक व्यवस्था। किसी भी लोक व्यवस्था यानी क्या है कि यहां पर पब्लिक जो है ऑर्डर बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है कि आपकी आजादी को क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब कोई आदमी है वो दंगे भड़का दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई हो सके, इसके लिए यह बोला गया है कि अगर आप अगर क्षेत्र की शांति स्थिरता को भंग करने वाला बयान दे रहे हैं तो आपको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। आगे यहां पर बोला गया है सदाचार या नैतिकता और साथ ही साथ न्यायिक अवमानना।
सदाचार या नैतिकता। तो हमारे यहां पर सदाचार या नैतिकता, तो हमारे यहां पर जो है आईपीसी की ही एक धारा है सेक्शन 292। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी अश्लील सामग्री का वह बिक्री या उसका प्रदर्शन या वितरण किया जा रहा है तो यह कानूनन दंडनीय अपराध होगा। तो आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर होती है तो यह बैन की जाएगी, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं माना जाएगा कि कोई बोले कि नहीं ऑनलाइन एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई भी ऐसा लिटरेचर जो कि कहीं ना कहीं वो जो है वह गलत है और ये माना जाता है कि वो मोरालिटी या डिसेंसी के अगेंस्ट है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा यहां पर हमने कहा कि ये अगला यहां पर क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी यहां पर जो है न्यायिक अवमानना की स्थिति में भी ऐसा किया जा सकता है। न्यायिक अवमानना आगे जब जुडिशरी पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे भी हम देख लेते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब हो गया कि जहां पर अगर न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया है, हम उसको जानबूझकर नहीं मानना चाहते हैं या उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो यह न्यायपालिका की अवमानना मानी जाएगी। हम कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे न्यायपालिका की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं मानना है न्यायपालिका को। ऐसी स्थिति में लोगों का, आपके कहने से लोगों का भरोसा न्यायपालिका से उठ सकता है। ऐसे लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और अंतिम है अपराध उद्दीपन, मानहानि। डिफेमेशन जो है, मानहानि का मतलब है कि आपके कथनों से अगर किसी दूसरे के रेपुटेशन को असर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। हमारे यहां पर सेक्शन सीआरपीसी का जो सेक्शन है 499500, वहां पर बताया गया है कि अगर आप किसी के डिफेम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो मानहानि जो है, कोई ऐसी चीज जो न बोली जाए। आजकल देखते हैं चर्चा में हमेशा बना रहता है कि अभी किसी ने बोला कि राम मंदिर में जो है इतना पैसे का इस तरीके से हुआ है, तो किसी ने बोला कि हम डिफेमेशन कर देंगे, 1 करोड़ रुपया का हम मानहानि कर देंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति पर आपने आरोप लगाया, कुछ भी बोला, और अगर वह तथ्यों के अनुसार नहीं है और आपके कहने के कारण उस व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन पर असर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह दंडनीय अपराध है। केजरीवाल जी जब पहली बार आए हुए थे राजनीति में, तो उस दौरान उन्होंने भारत के कई नेताओं पर आरोप लगाया, और उन्होंने केवल आरोप नहीं लगाया बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आरोप लगाया, जिनमें अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल, शीला दीक्षित, बहुत से ऐसे लोग थे। लेकिन उन्होंने एक गलती की, इनमें से अधिकांश लोग एडवोकेट थे, वकील थे। इन्होंने यहां पर इनके खिलाफ ही 1-1, 10-10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया। इनका कहना था कि इनके इस स्टेट, जैसे अरुण जेटली का कहना था कि इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया तो हमारा पब्लिक लाइफ जो है उस पर कितना असर पड़ा कि हमें दिल्ली के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, हमें मेंटल जो है इसका जो है हमें टॉर्चर यहां पर उठाना पड़ा, हमारी जो इमेज थी वो यहां पर खराब हुई। तो उन्होंने वहां पर कंपनसेशन मांगा कि जो हमारी पब्लिक इमेज खराब हुई है उसका कंपनसेट करें यहां पर। तो वहां करोड़ों रुपए देने की बात हो गई कि चलिए आप इनको 10 करोड़ रुपए दीजिए। तब केजरीवाल जी ने कहा, फोन खुद ही कर लिया जेटली जी को, बाकी लोगों को, उन्होंने कहा कि बताइए हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, आप लोग दिल से लगा लेते हैं, ये सब कोई ऐसी बात होती है? फिर चाय हुए पिए वगैरह बात आई गई हो गई, कुल मिलाकर उन्होंने माफ कर दिया, तो मानहानि वहीं पे खत्म हो गया। तो कई बार इस तरीके की घटनाएं आपको वह सुनाई देंगी अखबारों वगैरह में, आप जहां पर सुनेंगे कि उनके ऊपर मानहानि कर दिया गया, तो ये डिफेमेशन का चार्ज यहां पर लगता है। और अंतिम है अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन का मतलब यह है कि जैसे मैं आप लोगों को यहां पर बोलूं कि चलिए हम लोग एक रॉबरी का प्लान बनाते हैं, हमने आपको पूरा प्लान वगैरह बताया कि एक जगह है, वहां पर इतना पैसा रखा हुआ है, आपको बस जाना है, वहां से इस तरीके से पैसा निकालना है, 10% हमको देना है, बाकी अपने में बांट लेना है। आप लोग वहां पर गए, पैसा वगैरह सब निकाला, 10% निकाल के मुझे दे दिया, आप अपने में आपस में बांट लिए। अगले दिन पुलिस वहां पर पहुंचती है, सीसीटीवी के जरिए आप सभी लोगों को पकड़ लेती है। अब जब आप लोगों को पकड़ लेती है, आप लोग मेरा भी नाम ले लेते हैं, पुलिस मेरे पास आती है। अब पुलिस आती है तो आप मुझसे कहती है कि अच्छा ये बताइए
कि आप जो है ये अपराध में शामिल थे, चलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। हमने कहा कि भाई ऐसा है कि क्या सीसीटीवी कैमरा में कहीं कोई मेरा फोटो दिखा, कहीं कोई इमेज दिखा वहां पर? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहां पे तो आप थे ही नहीं क्राइम प्लेस में। तो हमने कहा कि जब हम क्राइम प्लेस में थे ही नहीं तो फिर हमने क्राइम कैसे कर दिया? उन्होंने कहा अपराध उद्दीपन, अपराध करना और अपराध के लिए प्रेरित करना, ये दोनों अपराध है। यानी आपने अपराध के लिए प्रेरित किया। तो अगर इंसाइट किया जा रहा है, लोगों को अपराध के लिए उद्दीपित किया जा रहा है, तो यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। कोई कहे तो हम मजाक कर रहे थे तो हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आप कई बार सुनते हैं कुछ लोग सुसाइड के लिए अबेट करते हैं, उकसाते हैं, तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई कहे हम तो मजाक कर रहे थे, हमने तो ऐसा दिल से बोला ही नहीं था, सामने वाला कर लेगा। आपने इंटेंसली, आपका जो स्टेटमेंट है उसने वहां पर ये अपराध के लिए उसे उद्दीपित किया, तो आपको जो है यहां पर गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 का 1A वह जो फ्रीडम देता है वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19(2) के तहत इस स्वतंत्रता पर 8 प्रतिबंध लगाए गए। कौन कौन से? भारत की संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ क्राइम। तो यहां पर जो है ये चीजें थी। अब आइए दूसरा जो यहां पर था, आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी में क्या बोला गया है? तो क्लॉज बी में देखिए क्या बोला गया है। तो यहां पर बोला गया है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, यानी पीसफुली एंड विदाउट आर्म असेंबल होना। तो यहां पर शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता यहां पर बोला गया। कहां पे? आर्टिकल 19(1)(b) में। तो यहां इसका मतलब क्या है? असेंबल होने का मतलब क्या है? असेंबल होने का मतलब है कहीं भी धरना करना, कहीं भी प्रदर्शन करना। आप ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन, कोई भी जुलूस, कोई भी रैली अगर निकालना है आपको, वह कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए, और कोई हथियार लेकर आप वहां पर ना आए। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। इसी स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में लगाए गए। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है आपके असेंबल होने पर? तो आप देखिए यहां पर आर्टिकल 19 क्लॉज 3 कहता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं दो आधार पर। अगर जो है यहां पर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो और पब्लिक ऑर्डर के, तो यहां पर दो आधार हैं। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और यहां पर पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। मतलब क्या है? अब आप जो है सम्मेलन कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहिए हम राष्ट्रपति भवन के अंदर सम्मेलन करेंगे, आप कहीं करिए राष्ट्रपति भवन के अंदर, वहां तो दंगे हो जाएं। मतलब वहां हो सकता है आप राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को जाकर पकड़ ले, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी वो पोस्ट है। कोई एक संवेदनशील इलाका है, दंगे हो रहे हैं, और आप कह रहे नहीं मैं वहां पर जाऊंगा, आपके जाने से हो सकता है वहां पर बहुत बड़ा कम्युनल टेंशन हो जाए। तो आपको भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखकर, जैसे कश्मीर के कई इलाकों में बहुत लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। क्यों नहीं जाने दिया जाता है? हमें मालूम है कि वहां हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। तो आपके सम्मेलन करने, आपके इकट्ठा होने की स्वतंत्रता पर देश की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखकर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसीलिए इसी प्रकार लोक व्यवस्था, कई बार आप सुनते हैं कि अब जैसे इधर आपने देखा कि लॉकडाउन जब तक कोरोना था, तो हम नहीं चाहते थे कि यहां पर पब्लिक ऑर्डर ब्रेक हो, शांति जो सार्वजनिक शांति हो वो ब्रेक हो। हमने यहां पर बोल दिया कि भाई सब लोग कहीं इकट्ठे नहीं होंगे, कोई सम्मेलन वगैरह नहीं करेंगे। अगर लोक व्यवस्था के खिलाफ, शांति को खत्म करने के लिए कोई ऐसा करता है तो यह उसकी आजादी नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगला है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ये क्या है? ये है संगम,
संघ, एसोसिएशन, यूनियन एंड आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी संगम, एसोसिएशन, संघ, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समाज फॉर्म करने की या बनाने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19(1) में ये यहां पर बोला गया है। यानी इस आप अनुच्छेद के तहत अगर कोई यूनियन, एसोसिएशन यानी पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन कुछ भी बनाना चाहता है, यू आर फ्री, आप फॉर्म कर सकते हैं। आप जो हैं कुछ लोगों को मिलाकर एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं जहां पे आपके आर्थिक हित साझे हैं। जैसे एक किसान खेती कर रहा है, लेकिन उसे मालूम है उसके पास खेत भी कम है, उसके पास किसानी करने के उपकरण भी कम है। उसने 10 लोगों से बात किया और सहकारी खेती शुरू कर दी, सहकारी समाज बनाकर, और वहां पर अब जो है 10 लोगों की जमीन और कुल सभी लोगों ने मिलकर कृषि उपकरण खरीदे, सभी लोगों ने मिलकर उन्नत बीज खरीदे, इनकी लागत हो गई कम और उत्पादकता हो गई ज्यादा। तो इस तरीके के जो प्रयास हैं ये भी किए जाते हैं। तो आर्टिकल 19(1) इनको बोलता है कि ये आपका मूल अधिकार है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 4 यह इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। आपको कोई भी संगम, संघ या सहकारी समाज बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? तो सेम जैसे यहां पर आपने देखा था वही है। क्या क्या है? एक तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो है वह सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के आधार पर, दूसरा पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, और तीसरा मोरालिटी के आधार पर। 3 यहां पर ग्राउंड है। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, दूसरा यहां पर लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, और तीसरा नैतिकता के आधार पर। मतलब क्या है? अब जैसे आपने सुना होगा एक संगठन सिमी के बारे में या इंडियन मुजाहिदीन के बारे में। अब अगर ये दावा करें कि हमने तो एक संघ बनाया, हमने तो एक यूनियन बनाया है और हमारा काम धर्म का प्रचार करना है, लेकिन आपकी एक्टिविटी अगर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ या लोक व्यवस्था के खिलाफ हो तो वहां पर आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। कोई एक ऐसा संस्था, संगठन हो जहां पर वह स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जाए या उनके साथ जो है सेक्सुअल ट्रैफिकिंग उनकी की जा रही हो, और ये अगर पता चले, मान लीजिए आजकल तो बहुत से ऐसे बाल श्रम गृह देखते हैं, धार्मिक संगठन भी देखते हैं, जहां पर यह देखा जाता है कि वह लड़कियों के साथ गलत तरीके का सेक्सुअल जो है ट्रैफिकिंग वगैरह जैसी वहां एक्टिविटी उनके साथ होती है, जो मोरालिटी के अगेंस्ट, जो नैतिकता के क्या है, खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में आपके संगम, संघ या सहकारी समाज को हम क्या कर सकते हैं? प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये 3 आधार हैं जहां पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब आइए आर्टिकल 19(1) जो कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 19(1) जो कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज D और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और यहां पर सब क्लॉज E, ये दोनों क्या कहते हैं? ये कहते हैं भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता या भारत में मुक्त आवागमन, फ्री मूवमेंट, मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता, मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता। और दूसरा यहां पर कहीं भी भारत में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अब थोड़ा इसको भी समझिएगा, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। जब हम ये कह रहे हैं कि फ्री मूवमेंट, भारत में कहीं भी मुक्त आवागमन, तो यानी आप जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जहां भी आप जाना चाहते हैं, यू आर फ्री।
जब हम कहते हैं निवास करने और बसने की, आप जहां भारत के हिस्से में निवास करना चाहते हैं, भारत के जिस भी हिस्से में बसना चाहते हैं, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं वहां निवास करने के लिए और वहां पर बसने के लिए। तो यहां पर यह स्वतंत्रता आपको दी गई। लेकिन हमने क्या कहा था, इसके साथ साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। यानी कोई एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको आने जाने की स्वतंत्रता है तो कहीं भी आ जा सकते हैं, निवास करने बसने। सामान्य रूप में पूरे भारत में आने जाने, निवास करने, बसने की स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपकी इस स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, आर्टिकल 19(5) में इसको हम देख सकते हैं। देखिए आर्टिकल 19(5) क्या कहता है। यह कहता है कि यहां पर जो ऐसा किया जाएगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। या तो वह साधारण जनता के हित में आपकी आने जाने की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, निवास करने और बसने, या फिर अनुसूचित जनजातियों के हित में। तो यहां दो आधार बताए गए, साधारण जनता के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, साधारण जनता के हित में, और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हित में। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको भी समझिएगा। आपको आने जाने की स्वतंत्रता तो है, ये कौन रोक रहा है, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि जिस इलाके में आप जाना चाहते हैं वहां पर रहने वाले लोग बहुत संवेदनशील हों, और हो सकता है कि वहां बाहरी लोगों का प्रवेश वो न चाहते हों। हालांकि हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमने देश को एकीकृत करने की कोशिश की, लेकिन हम उन इलाकों में हम अपनी सभ्यता के नाम पर किसी और की सभ्यता को खत्म नहीं कर सकते थे। जैसे आपको मालूम होगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड का एक आइलैंड है सेंटिलीज, पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा। जब एक ईसाई पादरी वहां पर पहुंचे और वहां के ट्राइबल्स ने उनकी हत्या कर डाली, तो यह मुद्दा उठा कि क्या सरकार, भारत सरकार की तरफ से उस जगह को सुरक्षा नहीं दी गई थी। असल में वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट में भारत ने तो पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। वहां भारत के किसी भी नागरिक या विदेशी, वह भूमि भारत का है, लेकिन हमने उस ट्राइब्स को जो है वहां पर पूरी स्वतंत्रता दी है, वहां कोई आ जा सकता नहीं। अब आप जिद करें नहीं हमको तो आर्टिकल 19(1)(d) में जो है जाएंगे वहीं पे रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन ट्राइबल पॉपुलेशन वो प्रिमिटिव सोसाइटी है। यहां तक कि भारत सरकार भी वहां पर नहीं है, उस आइलैंड में भारत सरकार का भी प्रवेश नहीं है। और इसकी बहुत वजह है, अगर अभी प्रवेश वहां पर हो जाए तो पूरी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। पूरी कम्युनिटी क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो उनका बॉडी का एडाप्टिव कैपेसिटी जो आपका है वो बदल चुका है। आप जिन जगहों पे रहते हैं वहां कई पोल्यूटेंट्स हैं, कई टॉक्सिक चीजें हैं, आप उनका यूज करते रहते हैं, कई प्रदूषकों को, कई विनाशक विषाक्त चीजों को, और उसके हिसाब आपकी बॉडी ने इम्यून होना सीख लिया है। लेकिन आप वहां पर पहुंचे और आपके वजह से वहां कोई भी संक्रामक बीमारी फैली तो पूरी की पूरी वो कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। अंडमान के बहुत से इलाकों में ऐसा ही हुआ, जहां पर बाहर के लोग जब पहुंचे तो उसकी वजह से संक्रामक बीमारियों ने, वो बाहरी बीमारियां, उनके लिए उनका बॉडी जो है वह एडॉप्टिव नहीं था, वो पूरी पॉपुलेशन वहां पर खत्म होती गई। दूसरा, वो साई नेचर के हैं, उनका कल्चर, उनका रहन सहन आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन से टोटली डिफरेंट है। और इसमें कोई हायरकी नहीं है कि आपका सिविलाइजेशन बड़ा अच्छा है, उनका सिविलाइजेशन बहुत अनसिविलाइज्ड लोग हैं, उनको जो है सिविलाइज्ड बनाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना, आपका सिविलाइजेशन आपके लिए अच्छा हो सकता है, उनका सिविलाइजेशन उनके लिए अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर साधारण जनता के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हित में आपके आने जाने और निवास करने बसने की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। आप सोचिए कि अभी पहाड़ी इलाकों में सबको अनुमति दे दिया जाए कि आप घर बनाइए, अगर वहां पर एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आप सुनते रहते हैं, अभी आपने बीच में उत्तराखंड में चमोली की घटना सुनी थी। ये घटनाएं क्यों बार बार आती हैं, वहां लैंडस्लाइड क्यों होते रहते हैं बार बार, उसकी एक बड़ी वजह है कि इन इलाकों में जो बाहर की निर्माण गतिविधियां बढ़ गई हैं, उसने इनके संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए ऐसे इलाकों में पहले ही नियम बना दिया गया है कि आप यहां निवास कर सकते हैं, लेकिन बसने की स्वतंत्रता नहीं, यहां जमीनें नहीं खरीद सकते।
अब कोई कहे कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है, तो वहां न्यायपालिका बोलेगी कि नहीं, यह युक्त प्रतिबंधों के अधीन है, यानी आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, निवास करने बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर सरकार ने कहा कि साधारण जनता के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हित में आपके आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, तो बिल्कुल लगाई जा सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो यहां पर आर्टिकल है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज जी, ये किस चीज की बात करती है? ये कहता है कि कोई भी वृत्ति, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी वृत्ति, उपजीविका या बिजनेस या कारोबार करने की आजादी, कोई वृत्ति, उपजीविका, कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, यानी आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आप किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन आपका है, या कोई आप गतिविधि कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं, आप करने के लिए फ्री हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है, हम कुछ सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो क्या वाकई ये एब्सोल्यूट फ्रीडम, हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं? कहा गया नहीं। आर्टिकल 19(6) में, क्लॉज 6 में बोला गया कि ऐसा नहीं है, आपके इस स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। और वो क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है? तो बोला गया कि देखिए, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस जरूरी होती होंगी, यानी कुछ व्यवसायगत, प्रोफेशनल टेक्निक्स, व्यवसायगत या जो है वहां पर टेक्निकल, जो तकनीकी, व्यवसायगत या तकनीकी जो है, यहां पर क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन, योग्यता होनी चाहिए। तो अगर यह ऐसा कुछ बनाया गया है तो आप, अगर आपके पास वो होगा तभी आप बन सकते हैं। जैसे मेरी बड़ी इच्छा है डॉक्टर बनने की, मैं 2-4 वीडियो यूट्यूब पे देख लूंगा, बहुत से डॉक्टर हैं ही वहां पर यूट्यूब पे, उनसे सीख वगैरह लूं, थोड़ा 2-4 किताब हल्की फुल्की पढ़ लूं, और मेडिकल स्टोर पे 1-8 साल थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूं काम करके वहां पर, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो क्या वाकई, और ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं हमारे यहाँ जिन्हें आप छोला झाप डॉक्टर कहते हैं, गाँव में अलग अलग जगहों पर, ये डॉक्टर कौन है? तो इनके पास डिग्री नहीं है लेकिन ये डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। और क्या ये सही है? उन्नाव में एक घटना कुछ साल पहले घटी। एक डॉक्टर साहब ऐसे ही थे जिन्होंने कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं ली थी, बस कहीं पर उन्होंने शायद जो है डॉक्टर के साथ रहकर काम किया होगा, उन्होंने डॉक्टर बन गए उन्नाव में। और डॉक्टर साहब ने एक ही सिरिंज को 35 लोगों को इंजेक्शन दिया। उन्नाव में 35 लोगों को एक साथ एड्स हुआ। 35 लोग एड्स के बीमार हुए और यह भारत का एक बड़ा मुद्दा बना। ऐसे जो डॉक्टर हैं, इनका जो नेग्लिजेंस है, इनकी जो लापरवाही है, ये इस तरीके की है जो यहां पर हमारी स्वास्थ्य सिस्टम के लिए बड़ा चैलेंज कर सकती है। आपने देखा होगा जॉली एलएलबी मूवी, एक, उस मूवी में आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने बच्चे से, 14 साल का बच्चा, उससे एक ऑपरेशन, जॉली एलएलबी या कोई मूवी थी, उस बच्चे से ही ऑपरेशन करा डालते कि मेरा बेटा जो है वो ऑपरेशन करेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, दुनिया में सबसे कम उम्र का जो है। सवाल ये है कि ये क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं? तो कोई भी अगर आपको काम करना है तो पहला नेसेसिटी है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरी चीज देखिए क्या है, अगर स्टेट चाहे तो कोई भी ऐसी कंपनी को ओन्ड कर ले, कंट्रोल कर ले। अगर उसने कर लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, यानी मोनोपोली बाय स्टेट, राज्य का अगर एकाधिकार। 90 के पहले हमारे यहां गवर्नमेंट ने बहुत से एरिया को आइडेंटिफाई करके बता दिया था कि इन क्षेत्रों में केवल सरकारी कंपनियां काम करेंगी, निजी कंपनियां काम नहीं करेंगी। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं स्टेट के द्वारा, स्टेट कंट्रोल्ड क्षेत्र के रूप में, वहां पर अदर जो प्राइवेट कंपनी हैं, लोग हैं, वह बिजनेस नहीं कर सकते, वह ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते। जैसे अभी भी एटॉमिक एनर्जी किसके पास है? वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी ये कहे कि हम भी एटॉमिक एनर्जी में काम करेंगे, हमारे पास भी एक परमाणु हथियार रहेगा, तो वहां पर सरकार बोलेगी नहीं, हमने तो अलाउ ही नहीं किया है,
और अगर उसके बावजूद आप करते हैं तो आप संविधान का उल्लंघन करते हैं और यह दंडनीय अपराध होगा। क्लियर है? तो आर्टिकल 19 में एक तरफ जहां स्वतंत्रता दी गई है तो दूसरी तरफ वहीं पर क्या दिया गया है, हर एक स्वतंत्रता के ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध दिया गया है। तो एक बार इनको आपको क्या करना है, विजुलाइज कर लेना है। अब चलते हैं अगले हमारे आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 20 जो हम लोगों को देखना है। आर्टिकल जो 20 है इसमें 3 अलग अलग प्रोविजन है। आर्टिकल 20 में 3 अलग अलग प्रोविजन है। यह हमारे फ्रीडम के एक अलग एस्पेक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। और वो क्या है? ये कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये बड़ी अलग सरप्राइजिंग सी बात है, क्योंकि आप जो है किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति हैं। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंसेस यानी अपराध, कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों को संरक्षण देने की बात यहां पर की गई है। यहां पर जो बात की गई है वो इस तरीके की गई है। तो यहां पर जो है, जो आर्टिकल 20 है, ये अपने आप में हमने कहा कि काफी रोचक है। तो आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अगर कोई अपराध किसी ने किया है। अब थोड़ा इसको समझिएगा। कोई व्यक्ति अपराध किया है, ठीक है, तो अपराध करने के बाद अपराधी तो है, उसको दंड तो मिलेगा क्योंकि अपराध तो किया है, लेकिन वहां दंड देने का जो तरीका होना चाहिए, क्या वह नियम के अधीन होना चाहिए या नहीं? मतलब कोई चोरी करे और उसको सीधे आप मौत की सजा दे दीजिए, ऐसा होना चाहिए? कोई व्यक्ति जो है वह कभी बहुत पहले चोरी किया था और आज जो है आपने कानून बनाया और कहा उस वक्त 1 साल की सजा दी, आज 10 साल की सजा होगी, ऐसा हम कर दें अगर, तो ये चीज जो है यहां पर मनमाने कानून की ओर इशारा करती है। अपराधियों के भी अपने अधिकार होते हैं, इस आर्टिकल से हमें यह समझ में आता है। मतलब कि क्योंकि अपराध वह कोई एक, किस सारे अपराध एक जैसे नहीं होते ना, अपराधों में भी क्या है, कैटेगराइजेशन है। तो ऐसे में हम कोई एक निर्दोष व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलती से किसी अपराध को किया हो और हम इतना कठोर अपना व्यवस्था बना दे कि उसे सीधे जो है हम जेल में डाल दे, फांसी पे लटका दे, हमारा सिस्टम इस पर काम नहीं करता है। हमारा सिस्टम काम करता है रिफॉर्मेटिव लॉ पर। हम सुधार लाना चाहते हैं अपने लोगों में। जो वहां पर रेयरेस्ट रेयर केसेस हैं उसमें तो हम सीधे मौत की सजा, फांसी की सजा आज तक हमारे यहाँ है, आजीवन कारावास की सजा है, लेकिन अमूमन केसेस में हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लिबरल है कि वहां पर जो है ऐसा न किया जाए। तो देखिए आर्टिकल 20 क्या क्या कहता है। पहला कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। आप किसी भी जो है व्यक्ति को अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि किसने उस वक्त लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। लॉ इन फोर्स का मतलब क्या है? उस वक्त, जिस वक्त वह घटना घटी है, अगर उस वक्त उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है तब कानून के उल्लंघन को ही अपराध कहते हैं। व्हाट इज क्राइम? क्राइम का मतलब है वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर आपने कोई कानून का उल्लंघन, कोई कानून है ही नहीं तो हमने कोई अपराध ही नहीं किया। यहां पर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पीटने पे क्या कोई कानून है? अगर नहीं है तो यह अपराध भी नहीं है, यह कोई अपराध नहीं है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सुनसान इलाका है जहां एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता और मैं जाके वहां पे रहने लगूं। अगले दिन पुलिस आए और पुलिस कहे चलो तुमको गिरफ्तार करते हैं। हमने कहा क्यों गिरफ्तार करते हैं? उन्होंने कहा आप गलत जगह पर जो है रह रहे हैं, दूसरे का है। हमने कहा क्या कानून इसके लिए है? ये तो यहां पर कोई नहीं दिख रहा है, ऊपर से नीचे ये एकदम बिल्कुल दूर दराज का इलाका है। अगर कानून होगा तभी गिरफ्तारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। जिस वक्त वह घटना घटी है उस वक्त अगर लागू कानून की नजर में वह अपराध है तभी आपको दोष सिद्ध ठहराया जाएगा। दूसरा जो है, नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनाल्टी ग्रेटर देन that which might have been inflicted under the law in the force at the time of the commission of the offense। एक तो आपको घटना के घटित होने के समय कानून के उल्लंघन पर ही दंड दिया जाएगा और दूसरा उतना ही दंड दिया जाएगा जो उस वक्त कानून के अनुसार दिया जाना तय किया गया था। यानी अगर 2010 में मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे, या 2021 में मैंने कोई अपराध किया, आज मैंने कोई अपराध किया है, पहली चीज तो तब मुझे दोष सिद्ध ठहराया जाएगा।
आज के डेट पर जो कानून लागू है उसका मैंने उल्लंघन किया है, और उस कानून का यह कहना है कि 2 साल की सजा इस घटना पर आपको दी जाएगी, तो मुझे 2 साल की सजा न्यायपालिका दे देगी और मैं वहां पर 2 साल की सजा के लिए जा जाऊंगा। लेकिन 2025 में अचानक वहां पर यह बोला जाए कि आपको 5 साल की 10 साल की सजा दी जाएगी, यानी उसी घटना के लिए, तो यह असंवैधानिक। मूल अधिकार हमारा यह कहता है जिस वक्त जो घटना घटी है उस वक्त लागू कानून के अनुसार जितना अपराध की अवधि है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, 2013 में हमारे यहां पर 2011 का एक बड़ा चर्चित केस रहा जिसने पूरी ह्यूमैनिटी और पूरे इंडिया को झकझोर के रख दिया था, और निर्भया केस के नाम से वो जाना जाता है। एक बच्ची, उसकी बहादुरी जो है वह पूरे देश में बड़ा उसका चर्चा में रहा कि किस तरीके से उसके अंदर जीने की जज्बा वहां पर वो बनी रही। कई दिनों तक उसने लड़ाई लड़ा, उसे केवल इसलिए कि वो रात 9 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही थी। वहां कुछ लड़कों ने उसके साथ न केवल सेक्सुअल वायलेंस किया बल्कि इतने ब्रूटल तरीके से किया कि भारत में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी ब्रुटैलिटी और इतना हेट्रेड, इतना वायलेंस लोगों के अंदर हो सकता है। हैवान भी इस तरीके से चीजों को एक बार शायद वह कोशिश भी न करे, सोचे भी न, जिस तरीके की घटना वह निर्भया के साथ वहां पर घटित हुई थी। अब जब निर्भया के साथ वो घटना घटित हुई, उसके बाद जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, पहचान हुई, धीरे धीरे करके उनको पकड़ा गया, तो उनमें अधिकांश को जेल भेज दिया गया, सबको मौत की सजा हुई, धीरे मतलब अनाउंस हुआ। लेकिन सबसे बड़ा तकनीकी जो प्रॉब्लम आया वो एक बच्चे के साथ आया। वो लड़का, कहने को तो लड़का था, 18 साल से कम उम्र का लड़का था, लेकिन मेन कल्प्रिट इस पूरी घटना में मेन अभियुक्त तो वही लड़का था। और उस लड़के की उम्र क्या है? 18 साल से कम उम्र की थी। अब हमारे यहां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यह कहता है कि 18 साल से कम उम्र का अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी XYZ क्राइम करता है, वह मर्डर ही क्यों ना कर रहा हो, XYZ कोई भी क्राइम करता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि उसे डिटेन करके बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा, जहां वह 3 साल तक रहेगा, उसको उसमें सुधार लाया जाएगा और उसे समाज में वापस भेज दिया जाएगा। यह कानून कहता है। और उसी कानून के तहत उस लड़के को, निर्भया केस में शामिल उस लड़के को, वह 3 साल कंप्लीट होने के बाद जेल से वापस, मतलब बाल सुधार गृह से वापस उनको गुमनाम जीवन जीने के लिए भेज दिया गया। सोसाइटी में, कहीं अखबार में, कहीं मीडिया में यह मालूम नहीं है किसी को कि वो कहां रहता है, क्योंकि अगर वह पता चल जाए तो निश्चित रूप में उसके ऊपर मॉब हमला करेगी और ये बड़ा उसके लिए वहां पर रहेगा। तो सरकार ने इसलिए बताया भी नहीं, क्योंकि कानून का पालन करना सरकार का जिम्मेदारी है, तो कानून तो उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन जब यह घटना घटित हुआ तो एक बड़ा डिस्कोर्स यहां पर शुरू हुआ, और यह ट्रेंड भी देखा जा रहा था कि अब कहीं भी अपराध करना है, मुझे कोई अपराध करना है, किसी का मर्डर करना है, तो वहां पर क्या किया जा रहा है कि अपने साथ कोई 16 साल 17 साल, क्योंकि आजकल जो जिस तरीके का चेंजेस आ रहे हैं लाइफ स्टाइल में, आज जो मैच्योरिटी बच्चों में है वह बहुत कम उम्र में आ जा रही है, और फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से वो मैच्योर हो रहे हैं। तो कहने के लिए उम्र उनकी जो है वह माइनर की है, लेकिन जो उनकी एक्टिविटी है वो है एडल्ट की। ऐसी स्थिति में अब माइनर जो बच्चे हैं उनके साथ क्राइम कराया जाता है। मान लीजिए किसी की हत्या करानी है, तो एक 16 साल के लड़के ने हत्या कर दी, बाकी सब लोग वहां पर हैं, सब लोगों ने पकड़ लिया, सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन मेन जो है मर्डरर वो लड़का है। इससे क्या हो गया, अन्य जो लोग हैं उनके ऊपर छोटी मोटी धाराएं लग गई, मतलब सहयोग करने की हत्या की, लेकिन मेन जो व्यक्ति था जिसने हत्या किया है वो तो बच्चा निकला, और बच्चा निकला तो उसे 3 साल में छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके के टेंडेंसी यहां पर बढ़ने लगी। बहुत बड़ा मांग शुरू हुआ कि बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, अगर वो इस तरीके का क्राइम करते हैं तो उन्हें भी न छोड़ा जाए। उसके बाद तब कानून बदला गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि 16 से 18 साल के बच्चे अगर रेयर केसेस में, यानी मर्डर, रेप, इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें भी एडल्ट की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, वयस्क की तरीके से माना जाएगा, और उनकी गिरफ्तारी, आजीवन कारावास, मृत्युदंड कुछ भी किया जा सकता है। तो अब कानून बदला, लेकिन ये जो कानून 2013 के बाद परिवर्तित हुआ है, यह निर्भया केस में शामिल लोगों के ऊपर लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस वक्त वह घटना घटी थी उस वक्त यह कानून कुछ और कहता था, यह कानून बाद में बदला गया है। तो पहली चीज है कि किसी भी व्यक्ति को जो है
उस वक्त लागू जो कानून है उसी के अनुसार दोषी ठहराया जाएगा और उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा जितना उस वक्त कानून के अनुसार बताया गया है। दूसरा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या एक से अधिक बार आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। आपने कोई अपराध किया, मान लीजिए आपने चोरी की, 1 साल की सजा उसके लिए होती है। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, पहले आप निचली अदालत में जाते हैं, निचली अदालत ने कहा आपसे कि आपको 1 साल की सजा दी जाती है। आप 1 साल के लिए जेल में चले गए, आपने 1 साल की सजा, और तब तक ये मामला चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब तक निर्णय आता तब तक 1 साल आप जेल में ही बने रहे। हाई कोर्ट ने फिर से बोला कि नहीं नहीं, ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बोला सही था, 1 साल की इनको सजा दी जाती। अब इसका क्या मतलब है कि हाई कोर्ट की सजा अलग, सबऑर्डिनेट कोर्ट की सजा अलग, सुप्रीम कोर्ट की सजा अलग? कहा गया नहीं। अगर उस अपराध के लिए एक बार दंड दिया जा सका है तो बार बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। जो वहां पर जो भी सजा है कम ज्यादा होती है वो अलग बात है, लेकिन एक ही अपराध के लिए बार बार उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। यानी अगर जो है यहां पर, जैसे संजय दत्त के बारे में सुनिए, टाडा में अदालत ने उनको 3 साल की सजा दी। शुरुआत में ही 1.5 साल के लिए वो पकड़े गए, बाद में वो मामला चलता रहा और फिर फाइनली जब सजा हुई 3 साल की सजा हुई। क्योंकि वो 1.5 साल की सजा काट चुके थे तो बाकी के 1.5 साल की सजा ही उनको वहां पर हुई। तो एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। और अंतिम चीज है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कि मतलब आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि आपने जो है हत्या की, आपने कहा हमने हत्या की, और इस आधार पर आपको फांसी पर लटका दिया जाए, ये सबूत अच्छा माना ही नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो भारत में जितने ताकतवर लोग होते वह कभी अपराध घोषित ही नहीं हो पाता उनका, और जितने कमजोर लोग होते सब जाकर वहां पर कहते हम ही ने मारा, हम ही ने मारा है। इसलिए वो गवाही सही मानी ही नहीं जाती। आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाकी आप सहयोग देने के लिए बोल सकते हैं कि हमने ये अपराध किया है, वहां पर यह अपराध में शामिल जो हथियार थे वहां पर हैं, उनके आधार पर वह पुलिस जो है जांच करके स्टेब्लिश कर दे कि आपने अपराध किया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आपकी गवाही को आधार नहीं माना जाएगा। हाँ, आपके शरीर से जो मेडिकल एविडेंस है वो कलेक्ट करना, वो ये नहीं माना जाएगा कि आपको बाध्य किया जा रहा है। जैसे आपका डीएनए लेना, आपका ब्लड सैंपल लेना, ये सारी चीजें लेना, इसको ये नहीं माना जाएगा कि आपको कंपेल किया जा रहा है, आपको बाध्य किया। तो ये था आर्टिकल 20। कल हम लोग आर्टिकल 21, 21A, 22, 23, 24 ये सब पढ़ेंगे और साथ ही साथ मेन से रिलेटेड इसके टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।